नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे देश में जो बवाल हो रहा है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तब से कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उखाड़ देती है जिससे देश में कोहराम मच जाता है। पहले सीएए, फिर एनआरसी और अब जाके बीजेपी केंद्र सरकार से जो यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ला रही है, जो देश में उससे क्या होगा, जबकि 60% लोग उसका विरोध कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पारसी हो, सभी धर्मों के लोग यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी है क्या? आखिर इसको देश में लाने से किन लोगों को इसका नुकसान होगा और इसका विरोध क्यों हो रहा है? हमारे पास में विशेषज्ञ हैं, यूँ कहें कि एक समाज सेवी हैं, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, दो हस्तियां तशरीफ़ फरमा हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इस्लाम कारपेट साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और वसंत हरियाणा जी यहाँ विराजमान हैं, तशरीफ़ फरमा है। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जयपुर में जानी मानी हस्ती हैं, बुद्धिजीवी हैं। आपके लेख हमेशा मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत ही देश के हित की बात लिखते हैं। आज हम यूसीसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यूसीसी क्या है। तो आइए सबसे पहले हम इस पर शुरुआत करते हैं। बसंत जी, हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो ये बताएं कि ये यूसीसी जिसका आज बवाल चल रहा है, चारों तरफ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है, ये आखिर क्यों हो रहा है? देखिए, जो ये मौजूदा हुकूमत है जी, इसका एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि किस प्रकार तो सत्ता प्राप्त की जाए। जी, तो जिस प्रकार देश में इन्होंने सांप्रदायिकता का उभार करके जी, और पूरे देश में जो सांप्रदायिक माहौल इन्होंने बनाया, जी, उसके आधार पर तो ये सत्ता में आ गए। जी, पर चूंकि सत्ता में तो आ गए, जी, लेकिन सत्ता में आने के बाद जो वायदे इन्होंने आम जनता से किए थे, देश के नागरिकों से किए थे, जी, उनको ये पूरा कर नहीं पाई। जी, 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 तो इसके लिए इनकी ये मजबूरी रह जाती है कि येन केन प्रकारेण के कैसे अपनी जो सत्ता है, मौजूदा हुकूमत है, इसको बरकरार रखा जाए। जी, तो इसलिए ये देश की आम नागरिकों के क्या कहें, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके जी, एक ऐसे मुद्दे उभारना चाहती है जी, और बार बार ऐसे मुद्दे लेकर आती है जी, जिसमें इनकी नीयत उनको लागू करने की नहीं होती है। जी, ये रहती है कि देश में एक विभाजन हो, जी, देश की जनता में सांप्रदायिक तनाव बने जी, और उस तनाव का फायदा उठाकर जी, ये मौजूदा जो हुकूमत है इसको बरकरार रख सकें। जी, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, अगर हम जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जी, इनके पूरे बयानों को अगर हम देख लें और सोशल मीडिया के माध्यम से तो अब ये सारी जगह जगजाहिर हो ही चुके हैं, जी, वायरल हो ही चुके हैं। जी, तो ये अपनी एक भी बात पर खरे नहीं उतरे, न एक बात पर टिके हैं जी, और तमाम बातों पे इन्होंने यो टर्न लिया है। जी, और इसलिए जो जनता की जो आकांक्षा हैं, जी, अभिलाषाएं हैं, जनता की जरूरत है, इनको ये पूरा कर नहीं पाए। जी, इसलिए बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए जी, ये बार बार इस प्रकार के ये मुद्दे लेकर आते हैं ताकि जनता का ध्यान भटके जी, और जनता बुनियादी जो सवाल हैं जी, उस पर ध्यान न देकर जो ये सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं जी, उनमें उलझ कर रह जाए और ये अपनी सत्ता को बरकरार रख सकें। चूंकि आने वाले जो 2024 के विधानसभा जी, वो सॉरी लोकसभा के चुनाव हैं, जी, उसमें अब जो विपक्ष की एकताएं हो रही हैं, उससे घबराकर इन्होंने जो काम किए हैं, जिसको हम कहें कि ये लोकशाही के भी खिलाफ हैं, जी, देश के आइन के भी खिलाफ हैं। जी, चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, जिस तरीके से इन्होंने शिवसेना में तोड़फोड़ की जी, और शिवसेना में तोड़फोड़ करने के बाद जब वहाँ मौजूदा हुकूमत बन भी गई उनकी जी, और उसके बाद जो तमाम उपचुनाव हुए, उसके बाद भी जो इनके
जो ये चाहते थे वैसे परिणाम नहीं आए, जी तो इन्हें लग गया कि आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो हमारे जो उद्देश्य की पूर्ति, हम सत्ता में आना हमारा थोड़ा कठिन होगा। इसलिए जी उन्होंने वहाँ ऐसा काम किया जिस पार्टी को, एनसीपी को, ये नेचुरल करप्ट पार्टी प्रधानमंत्री कहा करते थे, जी और अजीत सरकार पर, वो अजीत पवार पर जो आरोप लगाते थे और उनके एमएलए पर बहुत से आरोप लगाते थे, जी आज उन्हीं के साथ गलबहियां कर रहे हैं, सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार देख रहे हैं कि बिहार में ये दोनों राज्य बहुत, लोकसभा में एक बड़ा प्रतिनिधित्व इन दोनों राज्यों का आता है, जी महाराष्ट्र और बिहार, वहाँ पर भी जिस तरीके की विपक्षी एकता की काम हो रहा है, तो इससे ये घबरा कर ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आम जनता फिर बुनियादी सवालों से हटकर ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के सवाल पर अटक कर रह जाए। मैं अपनी बात और समान जो नागरिक संहिता है इस पर मेरे विचार, चूंकि मैं एक समाजवादी विचारधारा आंदोलन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जी इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो हमारे आदर्श पुरुष हैं जी इस विचारधारा के, उनका मैं, अगर अपन को थोड़े चर्चा में समय मिलेगा तो उसका मैं किस्सा भी आप लोगों से साझा करने का काम जी करूंगा। जी लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि यह सरकार, इसका कोई सिविल समान नागरिक संहिता से कोई लेना देना नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि कैसे देश की जनता को बरगलाया जाए, सांप्रदायिक उन्माद में धकेला जाए। जी ये धकेलने को तो धकेल देंगे, लेकिन जी हम कहें कि इसके देश को आने वाले समय में बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि किसी शायर ने कहा भी है न कि हमने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई है। जी नहीं, मेरा मतलब ये है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये चीज क्या है, इसको क्यों ला रहे हैं, ये क्या है, क्या इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? देखिए, मैंने जैसा भी आपको बताया कि जी मैं एक छोटा सा किस्सा आपको, अगर जी समय जी हो जी जी तो, बताएं। जी क्योंकि चूंकि आप जिस शहर का मैं जिक्र करूंगा शायद आप वहां से ताल्लुक भी रखते हैं। जी फर्रुखाबाद लोकसभा का उपचुनाव हुआ था जी और डॉक्टर लोहिया वो चुनाव लड़ रहे थे, जी और उसी के माध्यम से वो लोकसभा में पहुंचे भी थे। और अर्जुन भदौरिया, जी जिनके बेटे सुधीर भदौरिया जो भी उसमें जी बसपा में भी रहे, जी तो वो उनके साथ थे। जी जब डॉक्टर लोहिया वहाँ फर्रुखाबाद जा रहे थे तो अर्जुन भदौरिया जी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, एक बड़ी मुस्लिम आबादी वहाँ पर है जी फर्रुखाबाद में, इसलिए आप सिविल कोड पर मत बोलना, जी वहाँ भाषण मत देना। तो डॉक्टर लोहिया ने उनको डांट लगाई और कहा, तुम बताओगे मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना जी है, जी ये जी तुम मुझे बताओगे। जी और हुआ ये कि डॉक्टर लोहिया शायद जब वहाँ पहुंचे तो उस सभा में समान नागरिक संहिता पर बोलते, शायद नहीं बोलते, जी लेकिन उन्होंने जो घंटे 2 घंटे का भाषण दिया वो समान नागरिक संहिता पर ही दिया जी उन्होंने। और हुआ ये कि जितने वोटों से उनको जीतना चाहिए था उससे कम वोटों से वो जीते। तो जी मैं कहता हूं कि मैं अगर चाहता हूं कि दुनिया में, मतलब जो मैंने बताया कि मैं एक समाजवादी आंदोलन और विचारधारा का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में, मान लो भौगोलिक परिस्थितियों को हम छोड़ दे तो अलग है, जी क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां, अगर अगर हम साइबेरिया में जाकर ये कहें कि आप मांस मत खाइए, जी तो वहां सबसे पहला आदमी कोई जो ये प्रचार करने जाएगा उसी को मारकर खाने का जी काम करेगा, क्योंकि जी वहां तो बिना घोड़े के मांस के जी काम चलता ही नहीं है। जी तो उसको अगर हम बात करते हैं तो मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में एक समान नागरिक संहिता हो, या मतलब समान कानून बने, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम्म, आप किसी ये जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपको पहले देखना पड़ेगा ये देश तैयार है। मैं कह रहा हूं, आज आप कह रहे हो सिर्फ कौन सा सवाल है कि मुसलमान 4 शादी करते हैं, तो ये जी पूरी तरीके से मैं कहता हूं ये बात तार्किक नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की बात है। अगर आसपास भी उदाहरण देखें, क्योंकि मेरा तो बहुत से लोगों से ताल्लुक है, मुझे तो कोई अपवाद को छोड़ दिया जाए। हम्म, और आज देश का दुर्भाग्य ये है, और हमारे समाज का दुर्भाग्य ये है कि हम अपवादों को उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं। जी तो मुझे तो अपने जो भी तमाम मुस्लिम लोगों को मैं जानता हूं और बड़ी आबादी को जानता हूं, मैं क्या, अगर जितने भी देश के नागरिक अपने आसपास देखेंगे तो शायद उनको ढूंढे से नहीं मिलेगा कि जिसने कोई 4 पत्नी रख रखी हो एक के बाद। लेकिन अगर यही उदाहरण देखेंगे तो हमको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो गैर मुस्लिम है, जिन्होंने 2-2 पत्नियां रख रखी हैं। जी तो आप इस देश का माहौल देखना पड़ेगा कि देश इस काबिल हुआ है या नहीं, इस शिक्षित हुआ है या नहीं। आदिवासियों में जो प्रथाएं, आज क्या आपको लगता है कि वो इस बात को स्वीकार कर लेंगे, मंजूर कर लेंगे? तो नहीं कर पाएंगे इस देश को। और बात मोटे तौर की सिविल संहिता है, तो आप आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसके तहत तो सारी चीजें है ही ना, सजाएं तो वो सारी चीजें होती हैं। हाँ हाँ तो आप सिर्फ एक बात को, और फिर कहते हैं कि आप
मुसलमान 4 शादियां करते हैं भाई। अगर जो महिला और पुरुष का अनुपात है इस देश में, जो जितना भी है, तो 1000 पुरुष है, 936 महिलाएं हैं, तो अगर एक आदमी 4 शादियां करेगा, मुसलमान 4, तो 3 तो वैसे ही कमारे रह जाएंगे। जी तो ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ आने वाले चुनाव को देखकर जी जनता को बेवकूफ प्रोपेगेंडा बनाने का, है ये प्रोपोगेंडा हाँ बनाने का काम किया जा रहा जी है। न तो पूर्वोत्तर भारत के आदिवासी इस बात को स्वीकार करने का काम करेंगे, जी न गुजरात के आदिवासी इस बात को स्वीकार करने का काम करेंगे, मध्य प्रदेश के आदिवासी इस बात को स्वीकार करने का काम नहीं करेंगे, राजस्थान के आदिवासी इस बात को स्वीकार करने का काम नहीं करेंगे। और आदिवासियों को भी छोड़िए, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कई बार कानून के दायरे में नहीं आती है। अब जी उदाहरण के तौर पर हमारे शहर की बात मान लीजिए कि ये नियम है कि सकरात पर मतलब हमारे यहाँ पतंग है ना, सुबह से सूर्योदय से पहले मतलब नहीं उड़ाएंगे, और शाम को पतंग नहीं उड़ाएंगे जब हाँ पक्षी अपने घर जाते हैं और जाते जब हैं सुबह जी जी निकलते हैं। तो मानता कौन इन बातों को? तो कानून भी ऐसे बनाने चाहिए जो जनमानस में स्वीकार्य जी हो। जी राजस्थान सरकार ने जो अब स्कीम यानी कि 1 साल रह गया है जो स्कीमें लागू की हैं, क्या ये 2 साल पहले या 3 साल पहले लागू नहीं कर सकते थे? ये तो फिर वही बात हो गई कि रेवड़ियां बांट रहे हैं कुछ पाने के लिए, यानी कि अभी उन्होंने ये राहत कोष चलाया है। क्या ये जो अभी इन्होंने राहत कोष चलाया है, महंगाई राहत कैंप जो लगा रहे हैं, क्या ये 2 साल पहले 3 साल पहले नहीं लागू कर सकते थे, ताकि इनको ऐसा लगता कि हाँ वाकई में सरकार जो है वो काम कर रही है? अब जब बिल्कुल एंड टाइम पे आ गया तो क्या सिन्नी बांटने वाला माहौल नहीं है ये? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे कह तो सकते हैं आप, जैसा जी आपने कहा, जी लेकिन सच्चाई ये नहीं है। योजनाएं तो बराबर बनी हुई थी। जी योजनाएं बनने में भी थोड़ा समय लगता है, जी और उस समय के हिसाब से जो है रीति नीति और सिद्धांत बनते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह जो है योजनाएं बनाते हैं जी प्रदेश को चलाने के लिए, नई नई योजनाएं। इन्होंने क्रियान्वित थोड़ा सा लेट किया है, जी लेकिन वो आने वाले 5 साल के अंदर पब्लिक को वो फायदा देगी, आज से देगी, और आने वाले फ्यूचर के अंदर वो वही योजना सारी पब्लिक को फायदा देगी। और अगर सरकार ना आई तो फिर इन योजनाओं का क्या होगा? तो वो आने वाली गवर्नमेंट उसको पूरा करेगी, आने उसकी वाली जिम्मेदारी। गवर्नमेंट ने अगर बैंड लगा दिया तो, अगर नहीं चलाई तो? अब जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक महारानी जी ने एक कार्ड चलाया था, जनाधिकार, जिसमें रानी जी का जो है फोटो लगा हुआ था, हाँ, आधार कार्ड की तरह से हम्म, चलाया था, भामाशाह की तरह से। भामाशाह था क्या? भामा- भामाशाह था। लेकिन जैसे ही गहलोत सरकार आई, वो भामाशाह गायब हो गया, उसका इस्तेमाल कोई करता ही नहीं है। तो क्या समझा जाए? नहीं, इसको ये समझा जाए ना कि अगर ये खतरा है कि आने वाली गवर्नमेंट ये सारी जो भी योजनाएं जो गहलोत गवर्नमेंट ने जो पब्लिक के लिए जो छोड़ी हैं, जी आने वाली गवर्नमेंट अगर इसको हटा भी सकती है, तो मैं तो पब्लिक से यही कहूँगा कि जी इसी डर से गवर्नमेंट ही ना लावे ना, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट को रिपीट कर दिया जाए, ताकि ये रिस्क ही खत्म हो जावे जी कि महारानी जी आएंगी और उसके बाद में ये योजना को खत्म कर देंगे, वो रिस्क ही खत्म हो जाएगी। और सरकार आने के बाद में अगर इन्हीं ने ही बंद कर दी वो स्कीमें, नहीं, फिर जनता क्या करेगी? ये पॉसिबल नहीं। तो फिर तो जनता रोड के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि गहलोत साहब ने कहा, गहलोत साहब भी अगर मना कर देंगे, या कांग्रेस ने अगर योजना बनाई है और कांग्रेस लागू नहीं करेगी, तो दुनिया फिर कांग्रेस को जो है माफ भी नहीं करेगी। ये पक्की बात है। हाँ जी। जी, आप क्या कहेंगे? ये जो अभी मैंने सवाल किया है कि आने वाले वक्त में अगर रानी जी की सरकार आ गई और फिर ये राहत महंगाई कैंप इन्होंने बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा? नहीं, देखिए, वो जो आपने कहा कि क्यों, मतलब ये तो सारी सरकारें करती हैं, जी क्योंकि जब सरकारें चुनकर आती हैं जी तो आम जनता से वायदा करती हैं। जी सबसे पहले के आम जनता से वायदा करते हैं कि आपकी हितों के काम करेंगे, गरीब को गणेश मान के काम करेंगे। जी लेकिन जब इनके जो प्रथम जो साल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जी तो ये तो फिर सारे जो आप कोई सी भी सरकार देख लो, एनआरआईओ के सम्मेलन करेंगी, जी बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुलाएंगी, जी निवेश के नाम पे सारे वो काम जी करेंगे। जी फिर प्रवासी जब हाँ प्रवासियों को बुलाएंगी, उनके उद्योगपतियों को, सम्मेलन तो फिर करवाएंगी। जो 2 साल बचते हैं तो फिर वो लोग लुभावनी है, उसको आप कहते हैं। जी पर चूंकि ठीक है, कैसे न कैसे अब जनता का इसका फायदा हो रहा है, जनता जी को धरातल पर। मैं कह रहा हूँ जी कि चिरंजीवी योजना है, जी और मैंने जैसा कहा कि एक चूंकि समाजवादी विचारधारा का मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, हमेशा जी मेरा मानना है कि जो बुनियादी चीजें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
जी ये सरकारी होना चाहिए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो जो कोरोना की जो महामारी आई, जी उसने ये तय भी कर दिया, उसके की महिमा भी सिद्ध कर दी कि कितनी के जब लूटने में लगे थे प्राइवेट हॉस्पिटल जी कोरोना के समय, और सरकारी अस्पतालों ने, और भर्ती भी नहीं कर रहे थे तो सरकारी अस्पतालों ने ही ये काम करने का काम किया। जी तो जो चिरंजीवी योजना है, तो उसका एक पहलू मैं ये मानता हूं कि जनता को इससे बेशक राहत मिलने का काम हो रहा है, जी लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जी और वो ये है कि आम जनता को जितना फायदा हो रहा है, उससे ज्यादा फायदा ये इन अस्पतालों को हो रहा है। हमने ऐसे बहुत से प्रकरण, अजमेर जाकर हमने, जैसे जयपुर का एक हॉस्पिटल गया, वहां पर उसने शिविर लगाए जी और हमने यहाँ पूरा दिया, सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके वीडियो भी हैं। जी वहाँ वहाँ किसी के घुटनों में दर्द था, किसी के क्या था, किसी के शुगर थी, तो सबको यहाँ बुला बुला के बसों में भर के लाए और किसी के चीरा लगा के ऑपरेशन कर दिया, ये कर दिया और उससे पैसा उठा लिया। जी तो मेरा कहना, चलो तात्कालिक तौर पर इसका लाभ जनता को मिल रहा है, जी दीर्घकालीन तौर पर इसका मैं मान रहा हूँ, जिस तरीके से आज सरकारी स्कूलें बंद हो गई हैं, जी मतलब इसी तरीके से सरकारी अस्पताल भी आने वाले समय में इन योजनाओं को बंद करने की तैयारी है, या आप मान के चलिए। जी क्योंकि अगर सरकार को चाहिए तो ये कि जो सरकारी तंत्र है उसको मजबूत करने का काम करती और वो पैसा सरकारी तंत्र को पूरा विकसित करने में लगाती, तो ये आने वाले समय के लिए तो दीर्घकालीन तौर पर तो ये इसका मतलब खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से सरकारी अस्पतालें बंद हो गई आप दोनों का तो मुझे पता नहीं, इस्लाम साहब तो जानते होंगे कि किस प्रकार जब हम पढ़ते थे कि सरकारी स्कूलों में भी जो एडमिशन बड़ी सिफारिशों से होता था। जी तो मेरा कहने का मतलब, तो और फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर जनता को अभी ये योजना जो आप कह रही हो कि नहीं आई, जनता को अगर ये योजना चाहिए तो बेशक जो ये योजना लेके आया है उसको जिताने का काम करना चाहिए। और जनता के मन में ये संशय है कि ये सरकार बंद कर देगी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसको लाभ भी चाहिए और गवर्नमेंट भी वाली चाहिए, तो दोनों हाथों में तो लड्डू हो नहीं सकते। अगर जनता को ये योजनाएं अच्छी लग रही हैं और इसका लाभ बरकरार रखना चाहती है, तो बेशक उनको जो सरकार लेकर आई है उनको जिताने का काम करना चाहिए। जी जी अच्छा, ये मणिपुर वाला मामला है। जैसे अभी मणिपुर, मैंने जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी अभी तक मणिपुर नहीं पहुँचे। मणिपुर जल रहा है, बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं, लेकिन राहुल जी वहाँ गए। तो जबकि कोई संवैधानिक पद तो राहुल जी के पास में है नहीं, तो ये किस, उससे क्या ये सवाल नहीं उठता कि वो आखिर वहाँ क्यों गए? क्या उनको ये प्रावधान है कि वो जेट सुविधा लेकर के वहाँ जा सके? नहीं, ये तो आपका सवाल ही गलत है। जी मेरे मन में दर्द है, जी और मैं कह रहा हूँ देश के पैमाने पे क्यों, जी दुनिया के पैमाने पे भी होना चाहिए। अगर कहीं हिंसा हो रही हो, जी कहीं नाइंसाफी हो रही हो, अगर हम देखते हैं कई कुछ देशों में, अगर अमेरिका ने इराक पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, या और कहीं पर भी उसकी जाति होती है, तो उसके खिलाफ में और वहां के नागरिकों के समर्थन में हम यह प्रदर्शन करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए सवाल राहुल गांधी का नहीं है जी चूंकि वो तो एक देश के बड़े नेता हैं और एक बड़ी पार्टी के नेता हैं, जी तो उनका तो जाना लाजमी है। आप और हम भी, अगर हमको लगता है कि मणिपुर में नाइंसाफी हो रही है, वहाँ की जल रही है, वहाँ हिंसा हो रही है, तो अगर हमारा मन करता है कि हमको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ हम कुछ सार्थक काम कर सकते हैं तो करना चाहिए। इसलिए ये सवाल उठाना कि राहुल गांधी क्यों गए, क्यों नहीं जाएंगे, देश के बड़े नेता हैं, देश की बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो उनका जाना, सवाल तो प्रधानमंत्री पर है जी कि वो क्यों नहीं गए। जी बात आप करते हो, देश दुनिया की बातें करते हो, इधर कर जाए किसी फिल्म अभिनेता के या किसी क्रिकेट खिलाड़ी के जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो भी उस पर आप ट्वीट कर देते हो। और इधर आपका जो एक पूर्वोत्तर भारत का एक हिस्सा है, जो एक सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व का हिस्सा है, क्योंकि चीन की जो नापाक नजरें हमेशा हमारे उस क्षेत्र पर लगी रहती है, और वो जल रहा है इतने महीने से, और आप भाषण दे के आए थे कि कभी ध्यान नहीं दिया सरकारों ने, और आप वहां जाने का काम नहीं कर रहे हो। तो आप सवाल तो प्रधानमंत्री पे क्यों नहीं गए, राहुल गांधी गए, इस पे सवाल उठाना तो बिल्कुल ही गलत है। जी जी चलिए सर, आपसे एक सवाल और, अब क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार पुनः अपना राज स्थापित करेगी यहाँ? और ये जो 100 यूनिट बिजली का मामला चल रहा है कि फ्री दे रहे हैं, यदि आप पार्टी आई और उसने फिर दिल्ली वाला मामला कर दिया, तो कांग्रेस का और आप में फिर क्या मामला रहेगा राजस्थान में? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं
कि अगर आप कांग्रेस का कंपैरिजन आप पार्टी से कर रहे हैं राजस्थान में, जी। तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ, अच्छा। क्योंकि सत्ता तो आ नहीं सकती। अच्छा। सत्ता में तो नहीं आ सकती, 2 4 5 अगर अपने वो विधायक जिता ले, जी। वो एक अलग चीज़ है। जी। वरना राजस्थान के अंदर केजरीवाल का राज हो जाए, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो बिल्कुल आएंगे यहाँ पर, इलेक्शन भी लड़ेंगे, लोगों को गुमराह भी करेंगे। कांग्रेस ने यानी गहलोत साहब ने जो 100 यूनिट बिजली की बात करी है, उसको काटते वो 250 यूनिट 300 यूनिट की बात करेंगे, जी। क्योंकि उनको भी अपने पैर जमाने हैं यहाँ पे, उनको भी लोगों को वो आकर्षित तो करना वहाँ है। बिल्कुल फ्री दे रहे हैं ना, दिल्ली में तो, दिल्ली में और पंजाब में तो फ्री है तो सारी फ्री बिजली। थोड़ी है, जी। एक लिमिट तक ही फ्री है, हाँ उसके हाँ, बाद में तो फिर वो जो मिनिमम हाँ चार्जेस हैं उसके वो ही आ रहे हैं। हाँ, जी। तो वो यहाँ भी करेंगे, जी। ताकि उनके जो है पैर जम जावे जी। और उनके भी कुछ विधायक जीत जावे और आप पार्टी की भी जो है यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन जाए और विधानसभा में उनकी भी एक, उनके विधायक बैठने लायक पोजीशन में आ जावे। जी। करेंगे जी। क्योंकि ये एक राजनीतिक फंडा होता है, जी। इसी आधार के ऊपर उन्होंने दिल्ली भी जीता है और काम भी अच्छा कर रहे हैं, मैं उनकी बुराई भी नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कि खाली बिजली का अगर उन्होंने 300 यूनिट का अनाउंसमेंट कर दिया तो दुनिया गहलोत सरकार को जो है नज़रअंदाज करके और केजरीवाल जी को जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना देगी, ये कतई जो है ये पॉसिबल नहीं है। वो कह सकते हैं, लोग बाग आवाज़ भी उठाएंगे, कंपैरिजन भी करेंगे कि साहब गहलोत साहब आप 100 यूनिट बिजली की बात कर रहे हो, केजरीवाल जी 300 यूनिट बिजली की बात कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल होती हैं, कुछ चीज़ें अनप्रैक्टिकल होती हैं। ये अनप्रैक्टिकल वाली चीज़ों में से है कि हम आपको आसमान के तारे भी तोड़ के लाके दे देंगे, एक बार हमें जिता दो, लेकिन ये अनप्रैक्टिकल चीज़ें, ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये सब चीज़ें। दर्शकों, ये थे हमारे इस्लाम कारपेट साहब और बसंत हरियाणा जी, बुद्धिजीवी हैं। इनसे हमने यूसीसी के बारे में चर्चा की और राजस्थान सरकार के बारे में भी चर्चा की, लेकिन मकसद ये है कि यूसीसी का अभी तक वो निचोड़ नहीं निकल पाया है। आगे हम फिर कभी किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे कि यूसीसी में आखिर आगे क्या होगा, लेकिन 60% लोग यूसीसी का बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्यूपी न्यूज़ भी यही जानना चाहता है कि यूसीसी जो है, क्या मोदी जी वाकई में ही देश में लागू करेंगे, और अगर देश में लागू करेंगे तो उसका देश के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? क्या यूसीसी के माध्यम से मोदी जी वापस से अपना 2024 में जो वो चुनाव ला रहे हैं, चुनाव हो रहा है, चुनाव में आ रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री का पद यूसीसी के माध्यम से पाना चाहते हैं? लेकिन ये दो-धारी तलवार है यूसीसी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये दो-धारी तलवार है। अगर एक साइड से गिरी तो जनता इनको नकार भी सकती है, और दूसरी साइड से जो इनका पक्ष है, उनके पक्ष से गिरी तो आ भी सकता है। तो हम इंतज़ार करेंगे कि यूसीसी का आगे क्या होगा, और आने वाले एपिसोड में हम इसकी चर्चा भी करेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को यूसीसी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है तो वो हमें कमेंट्स के माध्यम से हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर यूसीसी के बारे में ज़रूर बताएं। नमस्कार।